टाइप्स पढ़ लिए हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल हमें दो स्टडी किए थे, डिफरेंसेस क्या हैं। और सबसे पहली बात पता की थी कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से बनी है। अब जो यहाँ पर आगे बढ़ना है तो ये कह रहा है कि क्या सेल जिसको हमने पढ़ा तो उसका कोई एक ही फिक्स्ड शेप है क्या, कि या फिर उसमें वेरिएशन है देखने के लिए। तो आंसर है यस, वेरिएशन है, लेकिन हमें समझना है कुछ उदाहरणों की मदद से। तो पहला एग्जाम्पल दिया है, एक तो मसल सेल का एग्जाम्पल दिया है और दूसरा नर्व सेल, जो कि एक दोनों ही एनिमल सेल में है, ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे मसल सेल ए फिगर में दिया है, उसमें देखिए जो शेप है ना वो बीच में थिक है और किनारे पे टेपरिंग है, यानी कि जो बीच की एरिया है ना वो ज़्यादा थिक है, यहाँ वाली पतली है, बीच में न्यूक्लियस है। ये जो मसल सेल्स है, अब इसको स्पिंडल शेप कहा जाएगा। इस शेप को क्या कहेंगे? स्पिंडल शेप्ड। अब जबकि हम नर्व सेल की बात करें, इसका दूसरा नाम है न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है, अगर आप ध्यान दोगे दोनों में बहुत चेंज है। ये कुछ ट्री की तरह लग रहा है, एक तरफ ब्रांचेस जैसे दिख रहे हैं, फिर एक स्टेम की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिर लेस्ट में जड़ों की तरह स्ट्रक्चर, रूट की तरह दिख रहा है। तो ये जो है ना शेप न्यूरॉन सेल का लंबा है, उसमें दो सिरे, एक पॉइंट स्टार्टिंग दूसरा एंडिंग है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक लंबा है क्यों, एक स्पिंडल शेप है ऐसा क्यों। इवन प्लांट सेल में हमने रेक्टेंगुलर शेप देखा था, एनिमल का पॉलीगोनल शेप देखा था। तो ऐसा क्यों है, शेप में इतना वेरिएशन क्यों है? तो इसी को हमें समझना है। तो वही कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का जो क्रिएशन है वो नंबर ऑफ सेल्स से तो वेरी कर ही रहा है। कोई सेल में, कोई ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स हैं वो फ़र्क है, उसी के हिसाब से साइज़ भी उनका निर्धारित है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा वो जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ है ना वो डिफरेंट टाइप के ऑफ सेल्स के एक्यूमुलेशन से हुआ है और उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन रहा है। ग्रुप सिंपल सा ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का ढेर बना दिया, जैसे बालू का ढेर है, ऐसा नहीं है। वो जो सेल्स उस ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर रहे हैं उनके बीच में फंक्शन का अटैचमेंट है, उनके बीच में इंटरेक्शन है, डिफरेंट शेप्स उन्होंने एक्वायर किया है। तो बस वही हमें अब यहाँ समझना है कि ऐसा क्यों है, वाई डू सेल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और क्या ये जो शेप और स्ट्रक्चर में उनका वेरिएशन है इसको कुछ फंक्शन से रिलेशन है क्या, तो वो हमें समझना है। तो पहला आंसर जो यहाँ पे मिल रहा है कि डेफिनेटली यूनिक शेप, जो साइज़ और स्ट्रक्चर है सेल का, वो उनको हेल्प करता है उनके स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करने में। लेकिन हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, ऐसे कैसे, मतलब समझना है कि ये सेल्स क्यों हेल्प करते हैं उनको डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में। तो हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि एक थाली के अंदर आप जब खाना खाते हो तो कटोरियों में दाल लेते हो, बाउल में जिसको बोलते हो ना सब्ज़ी लेते हो, स्पून लेते हो, देन ग्लास में पानी लेते हो। तो ये जो आप कर रहे हो यानी कि अलग अलग बर्तनों के शेप हैं, ऐसा क्यों है? तो रीज़न है, स्पून में आप दाल नहीं ले सकते हो, खाने के लिए आप हेल्प ले सकते हो उससे। कटोरी में आपको दाल लेनी है, प्लेट में चपाती लेनी है, ग्लास में पानी लेना है, तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट कर रहा है और उस फंक्शन को वो तभी कैरी आउट कर सकता है जब उसका वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। यानी थाली का शेप हम कटोरी को नहीं दे सकते, कटोरी का शेप हम थाली को नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। यानी काम शेप जिसका जो दो, कटोरी को आप मेल्ट करके थाली बना लो, लेकिन जो काम उसका है वो वही कर सकता है, कुल मिला के ये। बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, ये हमें पता करना। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा समझने में आसानी होगी तो मैंने आपको सजेस्ट किया। अब पीछे हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी ना, चीक सेल का थिन फ्लैट सेल्स देखे थे। तो और उनका काम क्या था कि वो जो चीक सेल्स हैं ना, दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। नर्व सेल जिनको हमने पीछे बोला था न्यूरॉन कहते हैं, उनका काम है मैसेज को ट्रैवल कराना, कैरी करना एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में, ब्रेन से अदर पार्ट्स में। तो इनका ये जो इलांगेटेड शेप है ना वो और ब्रांच स्ट्रक्चर है वो इनको इस काम को करने में मदद करेगा, इसीलिए उनका इलांगेटेड शेप है। तो कुछ और उदाहरण दिए हैं जो इन्हीं चीज़ को प्रूव कर रहा है कि प्लांट सेल में भी अगर हम देखें तो प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट उनकी इतनी लंबाई होती है, तो आप वहाँ देखते हो एक ट्यूब सेल, यानी स्टेम में ट्यूब सेल होता है। वो क्यों इतना लंबे लंबे जो सेल्स होते हैं उनका काम क्या है प्लांट के केस में, वो हेल्प करता है उनको वाटर को कंडक्ट करने में, कैरी आउट करने में, क्योंकि वो जड़ों से पानी लेकर ऊपर सबसे सिरे तक जाता है। तो वो
ट्यूब सेल की मदद से पॉसिबल हो पाता है। ये भी यानी एक स्ट्रॉ जैसे जूस पीते ना, ट्यूब सेल उसी टाइप में होता है। स्टेम में आप हायर क्लास में उसको डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना आपको जानना काफ़ी है कि ये ट्यूब सेल का फंक्शन है वाटर को कंडक्ट करना, फूड को भी कंडक्ट करना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर कि जो मसल सेल हमने बात की थी, तो क्या वो जो पीछे स्पिंडल शेप की मसल की बात की, तो क्या वो एक ही तरीके का है? तो ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीके के मसल्स हैं। तो जो एक स्पिंडल सेल है ना, वो एक टाइप का सेल है। अब ऐसे कई मसल सेल्स अलग अलग होंगे, वो मिलकर आपके टिश्यू को क्रिएट करेंगे। कई सारे टिश्यू कंबाइन होंगे और वो मिलकर पूरे ऑर्गन को बनाएंगे ताकि उसमें काम कर सके। तो स्टमक की इनर लाइनिंग होगी दोनों तरफ से, और इन ऑर्गन्स के डिफरेंट ऑर्गन्स के लिंकिंग से आपका डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें देखो आप स्टमक दिया, यहाँ ईसोफेगस है, ये लंबा सा फूड पाइप जिसको कहते हो। देन स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो लास्ट में ये दिया। तो ये जो सिस्टम है ना, वो ऑर्गन से क्रिएट, डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से क्रिएट है, डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो कुल मिला के ये कह दो कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन सब का है। एक सेल को अगर काम करना है तो उसके अंदर जितने डिफरेंट कंपोनेंट होंगे वो सब मिलके एक काम कर लेंगे, एक सेल का काम हो जाएगा। लेकिन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब तक सब मिलके काम नहीं करेंगे तो उस बॉडी के अंदर सारे इवेंट पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो वही चीज़ को डिटेल में बताने के लिए उन्होंने हमें आगे की हायरार्की समझाई है। लेकिन जो क्लास 7 में पढ़ा है उसकी मदद से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मसल सेल्स जो हमारे स्टमक वॉल के अंदर प्रेजेंट हैं वो फूड को ब्रेक करते हैं। और टाइप के जो सेल्स हैं इनर ही लाइनिंग में स्टमक के अंदर, मतलब मसल सेल फूड के चर्निंग में हेल्प करेगा। डिफरेंट टाइप्स के और भी सेल प्रेजेंट होंगे स्टमक वॉल पे जो डाइजेस्टिव जूसेस बनाएंगे और एसिड बनाएंगे। तो ये मतलब मसल्स का एक काम, जूसेस का दूसरा काम, एसिड का तीसरा काम। तो ये कुल मिला के क्या कर रहे हैं, ये सारे मिलके फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे ताकि डाइजेशन पॉसिबल हो सके। तो यही हायरार्की हमें नीचे दी है यहाँ पर कि एक ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सेल सबसे छोटा यूनिट है एंड धीरे धीरे टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से होता हुआ ऑर्गेनिज्म उसकी बड़ी हायरार्की में क्रिएट होता है। इनके बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो ऑर्गेनिज्म लाइव कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम कह देते हैं किसी भी एक ऑर्गन सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई या एक ऑर्गन में ही प्रॉब्लम हो गई या एक टिश्यू में ही प्रॉब्लम हो गई तो उससे क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस या लिविंग कंडीशन पे दिक्कत आ जाएगी। तो एक फैसिनेटिंग फैक्ट आपके लिए दिया है कि जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, कॉम्प्लेक्स जिसको कहा गया लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, उसकी जो स्टार्टिंग होती है, उसकी उत्पत्ति होती है ना एक सिंगल सेल से होती है, उसका नाम है एग। तो इस एग सेल के पास कैपेसिटी होती है कि ना ये डिवाइड होकर रिपीटेडली लगातार डिवाइड होगा और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ये क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो ऐसे ही हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर प्लांट्स, इवन ह्यूमन बींग्स, हम लोगों की भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब एक ये यूनिक फीचर दिया है यहाँ पर एग को लेकर कि आप एग, जो लोग एग खाते हैं उनको आइडिया होगा कि एग के अंदर येलो पोर्शन होता है। इस येलो पोर्शन को हम कहते हैं योक। सो ये योक है अंदर। तो ये जो योक है ना, ये सिंगल सेल्ड है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ऑस्ट्रिच के एग का। ये देखो एग, आप ये लार्जेस्ट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है एग, जिसका साइज़ है 170 मिलीमीटर इन इसका डायमीटर है ये। तो रेंज क्या है 130 से लेकर 170 तक डायमीटर जाती है। और जो एग है ना उसमें आपने देखा होगा आउटर नॉन सेलुलर पार्ट होता है कैल्केरियस, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का काम है उसको प्रोटेक्शन देना। तो जैसे हमारी हड्डियां हैं ना कैल्शियम से बनी हैं, तो ये एग शेल का जो आउटर कवरिंग है ना वो भी कैल्शियम से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि योक और आउटर कवरिंग के बीच में
लिक्विड पोर्शन है यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइमी सा देखा होगा, ट्रांसलूसेंट सा, वो होता है प्रोटीन से, और इस प्रोटीन का काम है कि वो अंदर जो योक है ना उसको नरिश करता है सेल। आगे माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी में ही, क्योंकि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। तो यही लिखा है कि टू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी नीड टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप। अब एक नए माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं, फोल्डेबल माइक्रोस्कोप, पेपर माइक्रोस्कोप, जिसको फोल्ड स्कोप कहा गया है। ये उतना बेटर तो नहीं है जितना हमारा लैब का था माइक्रोस्कोप है, फिर भी बेटर है कुछ सिचुएशंस के लिए। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और इसमें भी दो सोर्सेज हैं जहाँ से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। एक तो हमें पॉन्ड वाटर या कोई भी स्टैग्नेंट वाटर का सोर्स यूज़ कर सकते हैं, और या फिर सॉइल सस्पेंशन। तो जो पॉन्ड वाटर या स्टैग्नेंट वाटर, उसमें करना क्या है कि हमें किसी एरिया, कोई भी एरिया जहाँ पे आपको स्टैग्नेंट या पॉन्ड वाटर मिलता है उसको आप कलेक्ट कर लो, और उस वाटर में से एक ड्रॉप लेकर आप माइक्रोस्कोप में देखने के लिए एक वो स्लाइड यूज़ करें, उस पर आप रखो और माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देख लो। जब आप इस लिक्विड के ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको उसमें टाइनी ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे। अब दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अगर हमें देखने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हम सॉइल सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉइल सस्पेंशन होता क्या है, सिंपल सा, आप कहीं से भी सॉइल ले सकते हो, जहाँ पे भी आपको मॉइस्ट सॉइल मिलती है वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर लोगे। अब प्रिकॉशनरी बोला गया है कि आप ना डायरेक्ट हाथ से ना लें, बेयर हैंड से उस मिट्टी को ना उठाएं, स्पून या ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ताकि ये सिर्फ हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए है। आप उसको, उस मिट्टी को लेकर आप एक बीकर में पानी में डाल दें, इसमें आपने डाल दिया। अब ये एक ग्लास रॉड लें और उसको स्टीयर करें, मिक्स करें। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि एक बीकर लिया, बीकर क्या, ये ग्लास का जार है, और उसमें आपने ये मिट्टी डाल दी और उसको ग्लास रॉड की मदद से घुमाएं, मिक्स करें। ये पानी ना धूमिल हो जाएगा, मिट्टी पूरी उसमें पूरे में दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो फाइन पार्टिकल्स से बनी है सॉइल की। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ना हैवी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी। तो अब ये जो मिक्स करके तैयार हुआ है आपका, इसको आप कहोगे सॉइल सस्पेंशन। इसमें से जो ऊपर की लेयर है उसमें से एक ड्रॉप लीजिए और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो है उसमें रख के उसको फिर से वैसे ही जैसे आपने स्लाइड बनाई थी, एक्टिविटी में कैसे बनानी होंगी वो देखी थी, वैसे ही आपको देखना है। अब इन दोनों केसेस में जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड देखेंगे तो आपको कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिलेंगे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये स्लाइड में कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी कि पानी के अंदर रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। तो वहाँ जब रहते हैं तो वहाँ पर वो अपना अपना जो भी उनका काम है वो करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि वो काम क्या करते हैं। नाउ ये कंक्लूजन हमें यहाँ से मिल रहा है कि जब हमने स्लाइड देख ली तो हमें ये पता चल गया कि इवन सॉइल सस्पेंशन कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ टाइनी क्रीचर दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज, और इनको कैटेगराइज किया गया एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कौन कौन से ग्रुप्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम इनमें रखे गए हैं। तो पहला है कुछ सैंपल हैं, ऐसा नहीं कि यही 3 या 2 या 1 या 10 मिलेंगे, ये सिर्फ सैंपल हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इनको इजी है स्टडी करना, सबसे पहले स्टार्टिंग इन्हीं से की गई है आपके लिए। तो पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो है अमीबा। अब इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखोगे ना तो इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है, तो आप कैसा भी बना दोगे ना वो अमीबा हो जाएगा। तो अब अमीबा ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया है फॉल्स फीट, सीडो यानी फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट। तो ये जो अमीबा है ना, ये इसकी जो ये फीट है इसकी मदद से ये मूव करता है, और क्योंकि ये फिक्स्ड शेप नहीं है, चेंज होता रहेगा पोजीशन इसकी सीडोपोडिया की, इसीलिए आप कह सकते हो कि ये ऑर्गेनिज्म अपने आप में यूनिक है।
इर्रेगुलर शेप होने की वजह से, सिंगल सेल्ड है। दूसरा मेंबर है, शेप देखिए बहुत सुंदर सा है और ये स्लिपर शेप्ड है, और ये है कौन? ये है पैरामीशियम। अब ये दोनों जो मेंबर है ना, ये प्रोटोजोन मेंबर है, और प्रोटोजोन मेंबर का ग्रुप हम पढ़ेंगे। ये वो ग्रुप है जिसमें सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, बैक्टीरिया को छोड़कर। बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं है, वो भी सिंगल सेल्ड है, लेकिन ये प्रोटोजोन है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो नाम है प्रोटोजोन को और बैक्टीरिया को एक ही ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया। तो यहाँ पर इसकी पैरामीशियम की बात करेंगे तो ये भी एक सिंगल सेल्ड मेंबर है, और इसके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी मदद से ये चलता है। और वो अगर आप ध्यान दोगे ये आउटलाइन पर यहाँ पे देखिएगा तो बहुत छोटे छोटे ब्रिसल्स हैं, यानी इसी को मैं मॉडिफाई करूँ तो ये आप कह लो इसका वॉल है, तो इसके बाहर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक भी बोले, ब्रश लाइक प्रोजेक्शन, ये सीलियाँ हैं। तो अमीबा मूव करता है सीडोपोडिया की मदद से, पैरामीशियम मूव करता है सीलिया की मदद से। और अगला तीसरा मेंबर है हमारा जो कि पॉन्ड के वाटर में मिलेगा, वो है एल्गी। और ये इन दोनों ग्रुप से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हो इसमें? ग्रीन कलर। इसका मतलब अगर ग्रीन कलर है तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमें क्लोरोफिल नहीं दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जो आपने पढ़ा भी था पीछे टॉपिक में कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है जिसकी वजह से ग्रीन कलर है। अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट या ग्रीन कलर है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा, जबकि ये दो ऊपर के जो दो मेंबर है ना, ये नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस। ये अपना फूड कैप्चर करते हैं जिस वाटर में ये रहते हैं, इसीलिए ये अलग है। बट क्यों हम इनको एक साथ पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पॉन्ड में मिलेंगे तरह तरह के। ये भी सिंगल सेल्ड मेंबर है, ग्रीन कलर की वजह से ये फूड बनाता है अपना खुद ही। अब सॉइल सस्पेंशन में हमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला है मेंबर, दूसरा, ये दोनों ही ग्रुप फंजाई से बिलोंग करते हैं। फंजाई ग्रुप है, अलग कैसे? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और ईस्ट इसी ग्रुप में है। ख़ास बात क्या है? ये सिंगल सेल नहीं है, मल्टी सेल्ड हैं दोनों। ब्रांच फिलामेंट स्ट्रक्चर है विदाउट क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल इनके पास नहीं है तो ये खुद का खाना नहीं बना पाते प्लांट की तरह। लेकिन हाँ मल्टी सेलुलर हैं, इनके पास मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ब्रश लाइक अपीयरेंस है। तो इसीलिए ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट, आप आगे पढ़ोगे डिकम्पोजर्स में काम आएंगे, और साथ में ही फूड इंडस्ट्री में भी इनकी मदद होगी। इनकी मदद क्या होगी? इनके सदस्य ग्रुप की, यानी ईस्ट की हम बात कर रहे हैं। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर फंगल ग्रोथ हो जाता है, तो फूड में तो हम नहीं यूज़ करेंगे इसको, ईस्ट को यूज़ करते हैं एज अ फूड में हेल्प करवाते हैं बनाने में। अब आ जाते हैं तीसरा मेंबर, ये भी एल्गी मेंबर है। तो पीछे हमने एल्गी पढ़ा ही था, तो कुछ सॉइल सस्पेंशन में भी हमको एल्गल मेंबर मिल जाएंगे, और वो ग्रीन कलर पिगमेंट वाले। चौथा मेंबर है बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर जो सैम्पलिंग की गई है ना, वो कैसे की गई है? जो फंजाई ग्रुप के दो मेंबर हैं ऊपर जो दिए हैं, ये ग्रीन वाला फोटोसिंथेसिस करने वाला है, और तीसरा बैक्टीरिया ये वाला। तो बैक्टीरिया सबसे अलग है। बैक्टीरिया इसलिए अलग है क्योंकि ये वो ग्रुप है जो हमारे फूड इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, डिकम्पोजर्स का काम करता है, बहुत कुछ है। और इसके कुछ सैंपल्स दिए हैं यहाँ। शेप अगर देखोगे, ये बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स हैं और ग्रुप में है ये, और इन्हीं के बेसिस पे इनको नाम दिया, स्फेरिकल, कॉमा, स्पाइरल। और इनके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन सेल के चारों तरफ, जो इनको हेल्प करता है। डिपेंड करता है कैसा है, किसी में एक हो सकता है, किसी में चारों तरफ हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं इनको या तो फ्लैजिला या सीलिया। तो फ्लैजिला या और सीलिया, इनमें से कोई भी हो सकता है जो प्रोजेक्शंस हेल्प करते हैं मूवमेंट में।
तो इनमें हम मेन क्या पढ़ेंगे, सीलिया हमने पैरामीशिया में पढ़ा, तो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, नया स्ट्रक्चर सीलिया जैसा फ्लैजिला। सीलिया जैसा है एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि फ्लैजिला लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि हमने पीछे पढ़ा कि ब्रश की तरह है सीलिया। यहाँ पे बताया था सीलिया, ये टूथब्रश के जो ब्रशल्स हैं ना, वैसे सीलियाँ हैं छोटे छोटे बहुत सारे। लेकिन फ्लैजिला क्या होते हैं, लंबे लंबे हैं हंटर की तरह, और कुछ संख्या होती है, बहुत अनगिनत नहीं होते हैं। तो ये कुछ सैम्पल्स थे एग्जाम्पल के साथ ऑर्गेनिज़म्स के, होप आपको समझ आए होंगे। तो यहाँ पर हम अलग से ये जो कैप्शंस में दिया है इसको पढ़ेंगे ज़रूर। आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर हर्ड ऑफ वायरसेस, तो ऑब्वियसली सभी ने, मेरे ख्याल से अब कोई अछूता नहीं है जिसने वायरसेस के बारे में ना सुना हो, और ख़ासकर कोविड-19 के बाद सबको आइडिया है। तो वायरसेस क्या हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक हैं ऑर्गेनिज़म। फ़र्क क्या है, ए सेलुलर। ये जो शब्द है ए सेलुलर का मतलब है इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। सेलुलर स्ट्रक्चर यानी इनकी जो बॉडी है वो सेल से बनी नहीं है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। अब अगर ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन लिविंग की तरह है, ठीक। बट दे बिकम लिविंग व्हेन दे एंटर द लिविंग सेल। वायरसेस का काम है, एज सच तो नॉन लिविंग है, लेकिन जब उनको कोई लिविंग बॉडी मिल जाएगी, ठीक है, मान लो ये लिविंग बॉडी है, इसमें अगर वायरस एंटर करेगा तो इसके अंदर वायरस मल्टीप्लाई करेगा, वो लिविंग की तरह बिहेव करके इसमें डिजीज़ कॉज कर देगा। तो वायरसेस का जो जोन है ना वो प्लांट के ऊपर भी इन्वेड करता है, उसको भी डिजीज़ कर सकता है, एनिमल को भी कर सकता है, बैक्टीरियल सेल को। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा आप कह सकते हो ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है और उसमें सबको डिज़ीज़ कॉज करी है, प्लांट हो एनिमल हो सबको। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, इसको आगे बढ़ाएंगे, उसको कंटिन्यू रखें।